तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन में। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोट ऑफ द डे। कोट है आज हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं, वी प्रपोज एज फार एज पॉसिबल टू कीप अवे फ्रॉम द पावर पॉलिटिक्स ऑफ ग्रुप्स aligned against one another, which have led in the past to world wars and which may again lead to disaster to even vaster scale. So basically ये जो कोट है ये कहीं ना कहीं किसकी तरफ इशारा करता है? नॉन अलाइनमेंट की तरफ। और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया ने दिया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम में जो पूरा वर्ल्ड है वो बाइपोलर हो रहा था। वो दो जो मेजर ग्रुप थे उनके साथ कहीं ना कहीं अलाइन हो रहा था। और वहां पे इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको दिखाया था। और ये जो नॉन अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट है इस कोड के अंदर बोलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली यही अवॉइड करता है वॉर को। बेसिकली यहाँ पे बोला है ना, अलाइन अगेंस्ट वन अनदर विच लीड इन द पास्ट टू वर्ल्ड वॉर, की जो अलाइनमेंट है उसकी वजह से ही जो वर्ल्ड वॉर हुआ था और फ्यूचर में भी जो इवन वास्टर स्केल का डिजास्टर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड को क्या देता है? पीस देता है। कैसे देता है ये पीस, इसी को हम समझेंगे अपने एडिटोरियल डिस्कशन में। सो अपने एडिटोरियल की तरफ मूव करते हैं आफ्टर द कोट। एडिटोरियल है बेसिकली ईरान और इंडिया की अभी टाइज, इसके जो रिलेशंस है बेसिकली उसके ऊपर है। अभी रिसेंटली 16th ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी रिसेंटली 16th ब्रिक्स जो है सबमिट हुई थी कजान में। हमने अपने प्रीवियस डेली डिस्पैच में ब्रिक्स के बारे में, कजान में क्या हुआ था, आउटकम वगैरह क्या थे, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो एडिटोरियल है आज का, इसके अंदर थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट दिया है। बेसिकली जब भी कोई सबमिट होती है उसके साइड लाइन में कोई ना कोई मीटिंग वगैरह होती है। और इस बार हमने ईरान के साथ करी है और वहां पे ईरान के साथ जो हमारे टाइज हैं वो प्लस हमारा जो नॉन अलाइनमेंट की जो हम अलाइन नहीं होते उसकी क्या वैल्यूज हैं, वो सारी चीज इस एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। तो कोड से कहीं ना कहीं ये रिलेटेड हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर 2 में ऐसे जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोल्डर पॉइंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बहुत अच्छे से चीजों को लिख पाएंगे। सो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है अभी 16th जो ब्रिक्स समिट है, अभी जो 16th ब्रिक्स समिट है ये कजान में हुई थी। और इसी के साइडलाइन में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पजेकियान उनके साथ इन्होंने डिस्कशन किया था बेसिकली इंडिया और ईरान के रिलेशंस के ऊपर। तो आप सभी को पता है अभी जो मिडल ईस्ट है वहां पे वॉर चल रही है। पहले वॉर बेसिकली कहां से चालू हुई थी? इजराइल और पैलेस्तीन के पीछे वॉर थी। ये हम ऑलरेडी अपना जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें देख चुके हैं, इजराइल और पैलेस्तीन का इशू। तो इन दोनों के बीच में वॉर थी और ये जो वॉर है ये एस्केलेट होते होते पूरे मिडल ईस्ट में फैल रही है। और ईरान जो है इसमें, जहां पे ईरान जो है मिडल ईस्ट में एक मेजर प्लेयर है, वो भी इस वॉर में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंडिया की क्या भूमिका है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो जो ईरान है वो कहीं ना कहीं इंडिया की हेल्प मांग रहा है, इंडिया की जो सहायता है वो मांग रहा है कि ये जो वॉर हो रही है इसको भाई हटाने में इंडिया यहाँ पे मदद कर सकता है। तो देखो इंडिया कैसे मदद करेगा? भाई वॉर हो रही है वर्ल्ड लेवल पे, आप देख रहे हैं रशिया और यहाँ पे यूक्रेन के अंदर वॉर हो रही है, यहाँ पे इसराइल इस वाले रीजन में वॉर हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया कैसे अपना जो रोल है प्ले कर सकता है एज अ पीस मेकर के रूप में? तो यहाँ पे जो ईरान है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया है उसकी हेल्प मांग रहा है कि जो वॉर हो रही है कि इसको कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ पे ही जो इंडिया का रोल है नॉन अलाइनमेंट वाला वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बोथ जो लीडर्स हैं, जो ईरान और इंडिया के जो लीडर्स हैं, हमने बताया जैसे मसूद जी और हमारे मोदी जी, तो इन दोनों लीडर ने अभी मीटिंग करी वहां पे साइड लाइन ऑफ कजान में जो ब्रिक्स हुई थी वहां पे मीटिंग करी। और इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया कि जो हमारे इंडिया ईरान के रिलेशन है उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है जो अभी तक पूरा फुली टैप्ड नहीं किया गया, उसको यूज नहीं किया गया है। तो वहां पे जैसे इंडिया का कंट्रीब्यूशन, ईरान को हमने एंट्री दिलाई ब्रिक्स के अंदर कि अब जब ब्रिक्स में पहले 5 मेंबर्स थे लेकिन अब 10 है और 10 में एक ईरान भी है। एससीओ के अंदर भी अब एक ईरान है। तो यहाँ पे ईरान और ब्रिक्स के अंदर हमने कहीं ना कहीं ये ब्रिक्स और एससीओ के अंदर ईरान को एंट्री दिलाने में इंडिया ने कहीं ना कहीं मदद करी है।
और हमारे जो ईरान के साथ है कुछ कॉपरेशंस भी है जिनकी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे उनमें से एक है छाबार पोर्ट। तो छाबार पोर्ट बेसिकली आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, ईरान में है। इसकी क्या स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इसको हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारे कॉपरेशन है ईरान के साथ वो है INSTC। इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे बहुत अच्छे से, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद कुछ एनर्जी रिसोर्सेज। तो बेसिकली ईरान की इंपॉर्टेंस जो इंडिया के लिए है वो कहीं ना कहीं इन 3 डायमेंशन पे है। ये हमारा छाबार पोर्ट हो गया, INSTC हो गया और हमारा एनर्जी सिक्योरिटी हो गया। तो जब छाबार पोर्ट की बात करें हम, छाबर पोर्ट की हम जब बात करते हैं तो अभी मई 13 2024 के अंदर हमने 10 ईयर कॉपरेशन ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ईरान के साथ। अभी आपको पता होना चाहिए जब छाबार चल रहा था, जब छाबार पोर्ट वाला हमारा सीन चल रहा था, तो उस टाइम पे यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था जिससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे वो कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी। कहीं ना कहीं हमने नेगोशिएट करा यूएस के साथ और नेगोशिएट करने के बाद रिलैक्सेशन लिया, लेकिन फिर भी अभी वो सैंक्शन है। लेकिन अभी हमारे जो रिलेशंस है ईरान के साथ वो थोड़ा सा सॉल्व हो रहे हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट वगैरह थे वहां पे वो अभी मूव हो रहे हैं, स्टेगनेंट सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो छाबार पोर्ट था, हमारा जो पोर्ट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है बेसिकली ईरान के अंदर, वो अभी ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन हुआ है इसी साल में 2024 में। ताकि इस पोर्ट से बेसिकली क्या मिलेगी, हमें स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिलेगी। और आपको पता है कि जो पर्शियन गल्फ रीजन है कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में रहता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों एलाई दोस्त नहीं है, वो दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के, थोड़े से दुश्मन है काइंड ऑफ। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये लड़ते रहते हैं और उनकी वजह से जो पर्शियन गल्फ है ये डिस्टर्ब रहता है। न्यूज में आया था कि ब्रिटिश के एक शिप को भी ईरान कि रेंजर्स जो थे उन्होंने मिसाइल डाल के उसको उड़ा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये अगर रीजन डिस्टर्ब में आता है तो यहाँ से ऑयल इंपोर्ट होता है। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट आपको पता है 60% जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है ये मिडिल ईस्ट के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर है कि हम इंपोर्ट करते हैं वहां से। अगर कहीं ना कहीं वहां वो जो रीजन है वो डिस्टर्ब रहेगा तो हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, जैसे ब्रिटेन के साथ हुआ था। तो यहाँ पे ये जो छाबार पोर्ट है कहीं ना कहीं हमें उस एनर्जी सिक्योरिटी को भी बनाने में मेंटेन करता है, क्योंकि जो छाबार पोर्ट है वो जो हमारा चौक पॉइंट है उससे बाहर है। ठीक है, चलो यहां तक देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं, इन सब चीजों को इकट्ठा अभी समझेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट मैप ये पढ़ने में कोई मजा नहीं आता, मैप के साथ समझेंगे। अभी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद और क्या चीज है, देखो ये जो छाबार पोर्ट है ये सिर्फ हमें एनर्जी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्रोजेक्ट है INSTC जो हमें यूरोपियन कंट्री के साथ कनेक्ट करेगा, इसके लिए भी एक्सेस प्रोवाइड कराता है छाबार पोर्ट। प्लस छाबार पोर्ट से जाहिदान तक हम क्या कर रहे हैं, रेल लाइन बिछवा रहे हैं, हमारे पैसों से बिछ रही है ईरान के अंदर, जाहिदान तक बिछेगी। जाहिदान के बाद जो ईरान का लोकल नेटवर्क है रेलवे वाला उसके साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो माल होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हम उस कंट्री में इंपोर्ट कर पाएंगे। यहां से शिप से छाबार गए, छाबार से रेल के द्वारा गए। ठीक है, उसके बाद जाहिदान से हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह जाती है अफगानिस्तान के अंदर वो उस रूट से जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान है ये क्या करता है, ये ब्लॉक लगा देता है। ठीक है, पाकिस्तान से ब्लॉक लग जाता है, अफगानिस्तान तक हमारे ह्यूमैनिटेरियन एड है वो पहुंच नहीं पाते। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अभी न्यूज में भी आया था, शायद 6-7 महीने पहले की न्यूज है कि इंडिया ने गेहूं भेजा था, वीट भेजा था एज अ ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान बहुत अड़ंगे अड़ा रहा था, लेकिन पाकिस्तान फाइनली मान गया था। पाकिस्तान ने हमें अलाउ कर दिया कि हम जो अपना वीट है वो वहां भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या थी कि जो इंडिया के ट्रक है वो नहीं जाएंगे, वहां से ट्रक आएंगे और वही वापस जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो मोनोपोली पाकिस्तान लगाता है उसको बॉयकआउट करने के लिए, उसके लिए साइड लाइन एक रास्ता है हमारे पास छाबार पोर्ट का। प्लस इसके साथ और क्या हो सकता है, छाबार पोर्ट से हम अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से अब जो सेंट्रल एशिया, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है सेंट्रल एशिया का, वहां की जो मार्केट है हमने अभी तक कैप्चर नहीं कर रखी, उस मार्केट को भी कैप्चर अब इंडिया कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो समझना चाहिए कि कोई अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। ठीक है, इंडिया वहां पे पैसे लगा रहा है ताकि वहां से पैसे कमाए। ठीक है, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको
समझने की जरूरत है कि भाई हम रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, वहां पे पोर्ट पे पैसा लगा रहे हैं, क्यों? ताकि हमें मार्केट एक्सेस मिले, ठीक है। तो वही सारा हमारा मोटिव है। प्लस क्रूड ऑयल, आपको पता होना चाहिए कि ईरान का जो क्रूड ऑयल है, हम 12% तक कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड रहते हैं। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का 12% जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं ईरान से आता है। ये बात है बिफोर सैंक्शन की, क्योंकि 2019 में यूएस ने अपनी सैंक्शन लगा दिए थे, कुछ उसका वो मैटर चल रहा था, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हमारी वहां से आती है और एनर्जी सिक्योरिटी हमारी कहीं ना कहीं उससे होती है, ठीक है। इतना हमने समझा। अब थोड़ा मैपिंग देखते हैं, मैपिंग के थ्रू समझते हैं, ठीक है, क्योंकि मैपिंग के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये हो गया हमारा, ये मैपिंग देखते हैं अब। ये रहा हमारा मैपिंग, ठीक है। एक मिनट रुको, ये देखो, ये रहा हमारा मैपिंग। ये देखो, ये है हमारा क्या, छाबार पोर्ट, हम जिसकी बात कर रहे थे अभी, ये लिखा है छाबार पोर्ट। तो मुंबई से या कांडला पोर्ट से ये दोनों कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी शिप के थ्रू। हम छाबार पोर्ट तक गए, छाबार पोर्ट से यहाँ जाहिदान तक गए, जाहिदान के बाद ये हम अफगानिस्तान के अंदर एक्सेस मिल गया। अफगानिस्तान के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ सेंट्रल एशिया में भी जा सकते हैं। तो पूरी मार्केट हमारे लिए खुली है। उसके बाद ये देखो, चौक पॉइंट्स कुछ होते हैं। चौक पॉइंट्स पहले देख लो। चौक पॉइंट्स बेसिकली क्या होते हैं, बहुत नाजुक हिस्से होते हैं। ये देखो, सिनर्जी फाउंडेशन का है ये, कि जैसे लेट से कि अभी हमारा जो बेसिकली इंपोर्ट वगैरह होता है यूरोप में, कहाँ से होता है? देखो, ये इंडिया है, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा है, यहाँ पे जो फिगर आ रही है, ये हमारा इंडिया है, ये वाला देखो, ये इंडिया है। यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ पे जाते हैं बबल मंदब पे, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये रेड सी आ जाता है, तो ये रेड सी में जाते हैं। फिर ये सूज कैनाल से हम यहाँ पे मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं। मेडिटेरियन सी से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और यहाँ से हम फिर यहाँ पे आ जाते हैं इस वाले अटलांटिक ओशन में, ठीक है। यहाँ से हम फिर यूरोप में चले जाते हैं। लेकिन ये जो चौक पॉइंट्स है, जैसे जैसे अब बबल मंदब है, ठीक है, यहाँ पे इथोपियन और यहाँ पे पायरेट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो शिप्स वगैरह हैं वो लूट लिए जाते हैं या फिर उन पर अटैक कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिकली बहुत नुकसान होता है। अगर ये चौक कर दिया तो हमें हमारे पास कौन सा रूट रह जाएगा? फिर हमें पूरा ये जो अफ्रीका है ये घूम के जाना पड़ेगा। तो जो हमारा कॉस्ट है प्रोडक्ट का, वो कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा उस मार्केट में, और महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, तो हमारी जो इकोनॉमी है वैसे ही ठप हो जाएगी। तो इसी को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये देखो, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से हमारा एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे हमेशा हमें लड़ाई देखने को मिलती है। कभी ये जो सऊदी अरेबिया ये, और कभी ये जो ईरान है, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे लड़ते रहते हैं इस रीजन के अंदर। इसकी वजह से ये जो रीजन है, ये पर्शियन गल्फ वाला रीजन, ये देखो, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, इससे ऊपर जो यहाँ पे एरिया है ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और पूरे वर्ल्ड की एनर्जी सिक्योरिटी इस रीजन पे डिपेंड करती है, और वो कहीं ना कहीं हिलती रहती है, ठीक है। तो इसी को सिक्योर करने के लिए हमने क्या करा है, देखो, इसी को सिक्योर करने के लिए हमने यहाँ पे छाबार पोर्ट पे, ये देखो, ये दिख रहा है छाबार पोर्ट, ये बनाया है। तो ये दिख रहा है आपको छाबार पोर्ट, जहां पे लिखा हुआ है, ये जो चौंसी है, ये है हमारा क्या, ये वाला पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये है एक चौक पॉइंट। तो इस चौक पॉइंट से तो हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिकली हमें क्या दे रहा है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए मदद कर रहा है। प्लस देखो, दूसरी चीज क्या है, ये जो ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान का, ठीक है, ये यहाँ पे चाइना की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से सीपैक जा रहा है, ठीक है। लेट से अगर इन फ्यूचर कभी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो गई, वॉर हो गई, ठीक है, टू फ्रंट वॉर का हमेशा हमें खतरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पाकिस्तान पे एक तो बॉर्डर से अटैक कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके पीछे से, क्योंकि छाबार पोर्ट पे भी हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वहां पे भी हमारी रहेगी फोर्सेज। तो छाबार पोर्ट से भी ग्वादार पोर्ट पे हम अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान को पीछे से भी अटैक कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान को भी दो तरफ से हम घेर सकते हैं। इस यही रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा अपोज करता है हमारे छाबार पोर्ट वाले इनिशिएटिव को, और हमारा ये जो INCTC का है, इसको STC का, ठीक है। ये STC का बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, देखो, ये है यहां से मुंबई से हमारा गया बंदर अब्बास पे, बंदर अब्बास से हम रोड के थ्रू जाएंगे कहां पे, यूरोप में, ठीक है। तो ये हमारा जो चौक पॉइंट्स था, अब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए, ये जो चौक पॉइंट्स है, चाइना क्यों सीपैक बना रहा है, क्यों वो बेकार में पाकिस्तान में पैसे खर्च कर रहा है? देखो, चाइना को किस चीज से फियर लगता है? चाइना को फियर लगता है स्टेट ऑफ मलक्का से, क्योंकि चाइना की भी एनर्जी सिक्योरिटी इस रीजन पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है, ये क्यों चाइना इंडिया से थोड़ा सा खफा रहता है, क्यों डरा भी रहता है कभी कभी, कि जब हम यूएसए के साथ ज्यादा अलाइन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बॉर्डर पर अटैक कर देता है, ठीक है। क्यों वो ऐसी हरकतें करता है? क्योंकि उसको डर लगता है
कि इंडिया की यहाँ पे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है, निकोबार आइलैंड को हमने मिलिटराइज कर दिया, आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कभी इन फ्यूचर अब चाइना के साथ वॉर हो जाती है तो हम इस रीजन को चॉक कर सकते हैं, इतनी हम पे कैपेबिलिटी है स्टेट ऑफ मलक्का को। अगर हमने इसको चॉक कर दिया तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। इसी को वो जो बाइकआउट करने के लिए, इसी का दूसरा रास्ता निकालने के लिए वो क्या लेके आया है, ग्वादर पोर्ट वाला सी पैक। ठीक है, जब वो ला सकता है तो हम भी तो लेके आ सकते हैं। तो हमारा ये आ गया छाबार पोर्ट और ये INSTC वाला। ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है INSTC, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये जो हमारे चौक पॉइंट्स है, बबल मंदब हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, इनको कहीं ना कहीं हटा के ये हमें सीधा रोड के थ्रू कहां से कनेक्ट करेगा, यूरोप के साथ। तो हमारी जो सिक्योरिटी, हमारा जो ट्रेड है कहीं ना कहीं वो सिक्योर रहेगा। तो यही सारी चीज है जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज होते रहते हैं। और यहाँ पे ईरान की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए कितनी ज्यादा है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ईरान, ओमान और इंडिया का एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी था, लेकिन वो डिस्कशन में है 1993 से, मतलब सालों से डिस्कशन में है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ईरान ने और ओमान ने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया इस पाइपलाइन को बनाने के लिए ओमान के साथ। अब इनका एग्रीमेंट साइन हो गया, पाइपलाइन बन जाएगी, तो इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाएगा। तो ये इंडिया के लिए खुशी की बात है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, ये सारी हमने स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस ईरान की समझ ली। ईरान हमसे क्या चाहता है वो समझ लिया। हमसे बेसिकली पीस चाहता है। क्यों पीस चाहता है, हम कैसे पीस वहां पे ला सकते हैं, तो देखो हमने कल भी डिस्कस करा था, जो हमने ये इजराइल वाला इशू था, उसमें क्या बताया था कि इंडिया के जो रिलेशन है इजराइल से, ठीक है, इंडिया के रिलेशन इजराइल से, सऊदी अरेबिया से, इन सब रीजन से, सऊदी अरेबिया, यूएस से, बेसिकली यहाँ पे इजराइल और यूएसए का अलाइन है सऊदी अरेबिया। तो ये सारे लोग जो है इंडिया के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशंस है। ठीक है, यहाँ पे आ गया ईरान हो गया, ठीक है, जॉर्डन वगैरह, ये सारी जो कंट्री है इनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस है। ठीक है, जब इंडिया नॉन अलाइन रहता है कि इन दोनों के साथ मिलिटरीली हम अलाइन नहीं हो रखे, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, हम एकदम साइड है, तो इंडिया यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है किसका, पीस मेकर का। और आपको पता होना चाहिए हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, वो भी बोलते हैं इंडिया इज नॉट नॉन अलाइनमेंट, कि इंडिया जो है अब नॉन अलाइनमेंट को फॉलो नहीं करता, इंडिया अलाइन है, लेकिन किसके साथ, पीस के साथ। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि नाम चेंज कर दिया, नॉन अलाइनमेंट को पीस अलाइनमेंट कर दिया, है तो एक ही चीज ना। तो यही चीज यहाँ पे है कि जब हम किसी के साथ अलाइन नहीं है तो हम दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाके इनके बीच में सुलझेड़ा करा सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जब दो ग्रुपों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कॉम्प्रोमाइज कौन करवाता है, वो करवाता है जो दोनों पार्टी का दोस्त होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो इतनी मुश्किल नहीं आनी चाहिए समझने में। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हो गई और मिलिट्री कॉपरेशन हो गया, ये सब भी हमने डिस्कस करे हैं किसके साथ, अपने जो अभी साइडलाइन ज़ेहदान में मीटिंग हुई थी ईरान के साथ। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस किया गया है कि जो इंडिया की अप्रोच है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, नॉन अलाइनमेंट को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोल दो, एक ही बात है। ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये हमें रशिया और यूक्रेन मैटर में भी देखने को मिल गई थी, कि जो यूक्रेन था वो कहीं ना कहीं, अभी न्यूज में भी था कि जो यूक्रेन था वो कहीं ना कहीं इंडिया से क्या बोल रहा था कि हमारा पीस जो है एग्रीमेंट करवाओ, किसके साथ, रशिया के साथ। क्यों कह रहा था, देखो जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तो जो पूरा यूरोप था इंडिया को ब्लेम कर रहा था कि इंडिया जो है अपने स्टैंड से हट गया है, इंडिया जो है रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। इंडिया बेसिकली क्या कर रहा था, इंडिया का आप स्टैंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा इंडिया जो डायरेक्टली भले क्रिटिसाइज ना किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया ने बहुत कुछ बोल दिया था रशिया को भी। ठीक है, तो इंडिया ने कभी सपोर्ट नहीं करा रशिया को कि रशिया सही कर रहा है, लेकिन हमारा जो नॉन अलाइनमेंट है इसने कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशन इतनी स्ट्रांग बना दी कि अब ये जो यूरोप है, अब ये जो यूक्रेन है, ये इंडिया की मदद चाहता है किसके लिए, कि अभी ये जो वॉर हो रहा है इसको एंड कर दें, कि और कोई वर्ल्ड में कोई एंड नहीं करा सकता, सिर्फ इंडिया करा सकता है। वो सेम जो यूक्रेन में चल रहा है वही अब ईरान और इजराइल में भी एप्लीकेबल है, कि हमारी जो पीसफुल अप्रोच है, हमारी ये जो नॉन अलाइनमेंट अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं इसका इफेक्टिवनेस आज के वर्ल्ड में भी देखने को मिल सकता है, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने अपने कोर्ट में बोला था। ठीक है, यही सारी चीज है। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं हमारे कुछ ईरान के साथ। क्या चैलेंजेस है कि देखो आपको समझना चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल की जब पॉलिटिक्स होती है तो डिप्लोमेटिक लेवल पे एक एक स्टेटमेंट का बहुत डीप मीनिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे
डिप्लोमेटिकली ईरान को थोड़ा सेंसिटाइज होना चाहिए, क्योंकि ईरान की तरफ से, ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से हमारे इंडियन मुस्लिम्स को लेके बहुत सारे कमेंट देखने को मिले कि ईरान ने बोला कि जो इंडियन मुस्लिम है कहीं ना कहीं वो जो इजराइल के अंदर पैलेस्टीनियंस है उनके इक्विवेलेंट वहां पे दिखाया है, लेकिन ऐसा ऑन द ग्राउंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम्स की सिचुएशन बहुत अच्छी है पैलेस्टीनियन से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में कहीं ना कहीं बोला है कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पे थोड़ा सेंसिटाइज होने की जरूरत है ईरान को भी, क्योंकि ये जो है ये हमारे जो रिलेशन है कहीं ना कहीं इसको बिगाड़ सकता है। ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है और बेसिकली बोला है कि इंडिया और जो ईरान है, ये जो मूवमेंट है, अभी ये जो मीटिंग चल रही है, ये इंडिया और ईरान की जो टाइज है इसको स्ट्रेंथ कर सकता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने में हेल्प कर सकता है। तो आई होप आपको ये जो एडिटोरियल है और हमारा जो नॉन अलाइनमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी इंटरनेशनल अफेयर के अंदर। तो आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको डेली आंसर राइटिंग करने की जरूरत है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, रिवाइटलाइजिंग इंडिया ईरान रिलेशन, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एमिड्स रीजनल चैलेंजेस। तो बिल्कुल ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर 2 के अंदर भी, और प्रीवियस ईयर के अंदर आपके ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे हैं जैसे 2016 में और 2019 में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली फोकस कर रहा है किस पे, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर फोकस कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे अभी न्यूज में बेसिकली क्या था, आज के न्यूज में, कि जो हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला है कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है हर्डल फेस कर रहा है। क्यों हर्डल फेस कर रहा है, चलो पहले डिस्कस करने से पहले आपको जो की पॉइंट है वो समझा दूं कि की इश्यूज क्या रहते हैं कॉलेजियम सिस्टम के साथ। देखो, कॉलेजियम सिस्टम बेसिकली बाइंडिंग होता है। ठीक है, जो अगर अभी इसको समझने से पहले चलो इतना समझ लो कि कॉलेजियम सिस्टम बाइंडिंग होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉलेजियम की मदद से बता दिया कि इस पर्टिकुलर XYZ जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे जज हैं, उनको अपॉइंट करना है सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम ने रिकमेंडेशन दी है ये बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, हर्डल कहाँ फेस हो रहा है। अगर बाइंडिंग है ये सारी चीजें तो हर्डल कहाँ फेस हो रहा है, हर्डल ये आ रहा है कि टाइमलाइन नहीं है। क्या नहीं है, टाइमलाइन नहीं है कि कितने टाइम के अंदर ये जो रिकमेंडेशन दी है इस पे एक्शन करेगी। तो इसी की वजह से क्या होता है कि वो डिले करती रहती है और ये जो बाइंडिंग होने के बाद भी इनफेक्टिव रहती है कहीं ना कहीं चीजें। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे न्यूज के अंदर इश्यू आया था। तो ये इश्यू एज सच इंपॉर्टेंट तो है ही, इतना आपके लिए जानना तो इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट भी देने पड़ सकते हैं कि कॉलेजियम का इफेक्टिवनेस और वो सारा चीज। तो हमने शायद ये कॉलेजियम के ऊपर हम ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो है अपना सितंबर वाली मैगजीन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, ये सारी चीजें ऑलरेडी फ्री में है, सारी चीजें मैगजीन वगैरह, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं thelearners.co.in से। तो अब आर्ग्यूमेंट है, तो हमें पेपर 1 के लिए इसका जो बेसिक्स है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा है, तो इसके बारे में जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट जो होती है जजेस की वो आर्टिकल 124(2) और 1217 के अंदर आती है। 124(2) के अंदर क्या आता है, 124(2) के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट, और 217 के अंदर आता है हाई कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब आते हैं अपने कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कि भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखो, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कॉलेजियम जो पूरा सिस्टम है, कॉलेजियम जो है वो रिकमेंडेशन देती है फॉर किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए और ट्रांसफर के लिए, दो चीजों के लिए देती है, एक चीज के लिए नहीं देती। इसका आपको पता होना चाहिए। जितने भी हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर कॉलेजियम सिस्टम होता है, ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट के मैटर में देती है। लेकिन ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टेब्लिश नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद ना तो इससे रिलेटेड कोई लॉ है, ये दोनों चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ना तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है। ये सारी चीज क्या है, ये जुडिशियल इन्वेंशन है। मतलब जैसे केशवानंदा भारती केस था, हमने कल या परसों डिस्कस करा था,
सेम वैसे ही हमारा जुडिशियल ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो भी जुडिशियल इन्वेंशन है, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो इवोल्यूशन है कॉलेजियम सिस्टम का कैसे हुआ। देखो पहले आया फर्स्ट जजेस केस 1981 में। फर्स्ट जजेस केस आया तो इसके अंदर बेसिकली जज जो रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की वो ये आई कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई रिकमेंड करता है किसी जुडिशियल पोजीशन के अंदर या अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर, तो इसको ओवरराइड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारी गवर्नमेंट है, उसको यहाँ पे प्राइमेसी दी किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, कि यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी चलेगी अगर कोजेंट रीजन हो, अगर वैलिड रीजन हो तो, ठीक है। यहां पे समझ आया। फर्स्ट जजेस केस में एग्जीक्यूटिव को प्रेफरेंस दी। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड जज केस। सेकंड जज केस आया 1993 में, ठीक है। 1993 में कहीं ना कहीं यहां पे कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। यहां पे कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा कि कंसल्टेशन का यहाँ पे जो टर्म था उसको कहीं ना कहीं डिफाइन करा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी अलोन जो रिकमेंडेशन है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे उनकी रिकमेंडेशन को कंसीडर किया जाएगा, और यहीं से जो कॉलेजियम सिस्टम है उसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। फिर थर्ड जजेस केस आया 1998 में। थर्ड जजेस केस में क्या हुआ, बेसिकली जो कॉलेजियम सिस्टम था उसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है। यहां पे बताया कि कॉलेजियम सिस्टम क्या रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 मेंबर, 4 सीनियर मोस्ट मेंबर, ठीक है। ये टोटल क्या मिलाएंगे, ये टोटल मिलके क्या बनेगा हमारा कॉलेजियम सिस्टम। तो हमने समझा फर्स्ट जजेस केस में क्या आया, एग्जीक्यूटिव को प्रेफरेंस, सेकंड में कॉलेजियम सिस्टम आया, थर्ड में एक्सपांड हो गया। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको आंसर करने के लिए कैपेबल हो, वो आपका मोटिव होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, अभी हमने देखा सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। हाई कोर्ट के अंदर क्या रहता है, हाई कोर्ट के अंदर रहता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कॉलेजियम सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में। तो आपको पता भी होना चाहिए कि कॉलेजियम सिस्टम दोनों कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। सो अब बेसिकली यहां पे बताया कि होता कैसे है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इन्होंने रिकमेंड करा, रिकमेंडेशन के बाद ये लॉ मिनिस्ट्री में जाता है, लॉ मिनिस्ट्री में जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर इसको प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट फिर उसको अपॉइंट करता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर है। और यहां पे गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि लेट्स से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिकमेंडेशन दी तो उसको वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, कि ठीक है कि अगर XYZ जजेस के बारे में दे रखा है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं कि अगर इसमें कोई आपको रिकंसिडर करना है तो कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ रिकंसिडर करे वापस भेजा, तो ये जो होगा ये मस्ट होगा कि उन्हें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब सेम वही था जो हमने पार्लियामेंट वाले केस में पढ़ा था, गवर्नर वाला जो था, सेम वही है कि जो रिकंसिडरेशन के बाद जो बिल जाएगा वो एकदम बाइंडिंग होगा। सेम वही है कि कॉलेजियम सिस्टम ने जो रिकमेंडेशन दे दी अपॉइंटमेंट के लिए या ट्रांसफर के लिए, गवर्नमेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए तो भेज सकती है, लेकिन उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया कि यही हमारा फाइनल है, तो उसके बाद वो रिकंसिडरेशन जो भेजी है वो बाइंडिंग है, उसको करना ही पड़ेगा। यही सारी चीजें यहाँ पे बताई है। और बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है कॉलेजियम सिस्टम का, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश करता है, जुडिशली को इंडिपेंडेंस रखने में मदद करता है, ठीक है, सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है बेसिकली। अब ये 2008 का क्वेश्चन, 18 का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। इसको तो मैं करवा देता हूं अटेम्प्ट, नेक्स्ट को आप करने की कोशिश करना। देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप कितना भी पढ़ लो, ठीक है, कितना भी लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पढ़ लो, कितने भी डेली डिस्पैच पढ़ लो, लेकिन आपको अपना जो सेंस है वो लगाना ही पड़ेगा। कैसे, देखो जो हमने अभी पढ़ा है आप हर जगह ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको अपना सेंस यूज करना पड़ेगा। कैसे, कि जैसे 2008-18 में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स इज एसोसिएटेड विद द प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द कॉलेजियम जजेस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बताया है कि कौन सा जो जजमेंट है
कॉलेजियम जजेस से मतलब कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है? कौन सा जो यहाँ पे जजमेंट है ये कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है? तो देखो अभी तक हमने कोई भी जजमेंट नहीं पढ़ी जो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड हो, नहीं पढ़ी ना, यहाँ पे भी नहीं पढ़ी, लक्ष्मीकांत पे भी नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे इस आंसर तक पहुंचे कि भाई हमने पढ़ा नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम से कौन सा रिलेटेड जजमेंट है, तो हम आंसर कैसे दें इस क्वेश्चन का? देखो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एटीएम लगाना पड़ेगा अपना। एटीएम मतलब आंसर टैली मेथड का, आंसर को टैली करके आंसर को टैली करके आपको अपने एक्चुअल आंसर तक पहुंचना है। कैसे? देखो केशवानंदा भारती केस पहला ऑप्शन में दे रखा है, हमने कल ही पढ़ा था, शायद कल ही था या परसों के डेली डिस्पैच में था कि केशवानंदा भारती केस किससे रिलेटेड है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से। तो हम तो कॉलेजियम सिस्टम को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, काट दो। सेकंड है एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस, इसका ना तो मैंने नाम सुना है कभी, ना आपने सुना होगा, ठीक है, नहीं पता, कोई यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं पता तो नहीं पता, मैंने भी नहीं सुना, ठीक है। लेकिन सी पे चलो, मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस का नाम तो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, क्योंकि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 को तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं रहे, तो ये भी गलत हो गया। अब आ गया लास्ट एसआर बोमाई केस, ये भी मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। हमने ये डेली डिस्पैच में भी डिस्कस करा था, फेडरल सिस्टम जब पढ़ा था तब ये डिस्कस करा था एसआर बोमाई केस के बारे में, ये फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये तो तीनों तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। तो मतलब ये जो एसपी गुप्ता केस है यही कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है जिसका आंसर आपको नहीं पता होता, ठीक है। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसका आप आंसर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो वैसे ये जो न्यूज है बांधवगढ़ वाली, टाइगर रिजर्व वाली, बहुत दिन से मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक बार कोई न्यूज आती है उसको मैं देता नहीं हूँ डेली डिस्पैच में। लेकिन ये जो बांधवगढ़ वाली न्यूज है फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आ रही थी, स्टेट वाले कॉलम में, ठीक है। बांधवगढ़ में बेसिकली क्या हुआ कि जो 10 एलिफेंट है उनकी मौत हो गई। बांधवगढ़ में पता होना चाहिए नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो अब आपके जो सीएपीएफ के एग्जाम में एनवायरमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही हैं, और यहां से क्वेश्चन अब बन सकता है क्योंकि ये कंटिन्यू 4-5 दिन से न्यूज़पेपर के अंदर है। तो आपको बांधवगढ़ के बारे में जानना जरूरी है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क बेसिकली मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से मध्य प्रदेश के? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे आता है ये? विंध्या और सतपुरा जो रेंज है उसके बीच में आता है, विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में आता है। ये नेशनल पार्क कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1968 में, 1968 में सॉरी, बांधवगढ़ को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। और टाइगर रिजर्व का कब दिया था? 1993 में, मतलब पहले नेशनल पार्क बना फिर टाइगर रिजर्व बना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पे एक बांधवगढ़ फोर्ट भी है जिसका हिस्टोरिकल रिलेशन है। उसमें बोलते हैं कि जो लॉर्ड राम है उन्होंने ये जो फोर्ट है ये लक्ष्मण जी को दिया था कि वहां से लक्ष्मण जी बांधवगढ़ फोर्ट से लंका पर नजर रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल इसका इंपॉर्टेंस है, इसको भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वेजिटेशन कैसी रहती है यहाँ पे? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट रहते हैं। तो जो मेरे बच्चे नए नए हैं जिनको नहीं पता प्रिपरेशन में कि डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है, तो आपको बता दूं कि जिन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं उनको कहते हैं डेसिडुअस, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसिडुअस मतलब पतझड़ वाले जो जंगल होते हैं उनको कहते हैं हम क्या? डेसिडुअस फॉरेस्ट। और एनवायरमेंट जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे क्या चीज है ये तो जो बांधवगढ़ है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है। यहाँ पे ग्रासलैंड भी है और बैम्बू भी है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि बैम्बू का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। लेकिन बांधवगढ़ में भी जो मध्य प्रदेश में वहां पे भी बैम्बू होते हैं, ठीक है। ये कुछ नोटेबल फ्लोराज हैं, याद रख पाओ तो रख लेना, नहीं रख पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फोना में जो याद रखने वाली चीज है वो क्या? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि बंगाल टाइगर का नाम सुनते ही हमें लगता है सिर्फ बंगाल में होगा, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में भी हमारा रॉयल बंगाल टाइगर रहता है। और इसकी जो हाईएस्ट डेंसिटी है, हाईएस्ट बोल रहा हूं, द हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो बांधवगढ़ में पाती है इंडिया और वर्ल्ड लेवल की, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद जो आपको करना है वो क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। चलो इसको मैं करवाता हूं आपको।
बेसिकली इसके अंदर क्या है, बांधवगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जो आपको बताना है सही है या गलत है। देखो, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में, हमें ये भी पता है। कब एस्टेब्लिश हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ नहीं पता, भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है, उसको आंसर कर लो, ठीक है। उसके बाद द पार्क इज नोन फॉर हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, ये तो याद रहेगा हमेशा ही, 3 हमारा सही है, ठीक है। तो अब हमारा रह गया 2 और 4, हमें 2 याद ही नहीं आ रहा, हमें 2 याद, क्योंकि डेट हमेशा आप भूलोगे, हमें 2 याद ही नहीं आ रहा कि है या नहीं। लेकिन चौथा हमें याद रहेगा कि भाई ये यूनेस्को में तो नहीं आ रहा था, हमने पढ़ा था यहाँ पे राम जी ने कोई किला वगैरह बनवाया था, लक्ष्मण जी को दिया था कि यहाँ से लंका पे नजर रखियो, लेकिन यूनेस्को से रिलेटेड सर ने कुछ डिस्कस नहीं करा था। और अपने सर पे भरोसा करो कि भाई सर ने डिस्कस नहीं करा तो वो नहीं है, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या निकल गया, हमारा बी आंसर निकल गया, ठीक है। तो ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चंस को पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आदित्य L1। आदित्य L1 बेसिकली क्या है, न्यूज में क्यों है, ये जो हमारा था फर्स्ट साइंस, आदित्य L1 मिशन क्या था, हमारा फर्स्ट ऐसा मिशन था जो सन को डेडिकेटेड था। हमने सन को, मतलब बेसिकली सन को स्टडी करने के लिए इंडिया का जो पहला ऐसा प्रोजेक्ट था वो कौन सा था, आदित्य L1, ठीक है। अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ जो आउटकम है वो रिलीज हुए हैं। इसने बेसिकली जो CMS होता है, CMS क्या होता है, ये होता है, देखो, कोरोनल मास इंजेक्शन, ठीक है। ये जो CMS होता है इससे रिलेटेड कुछ प्रिडिक्शन दी थी और वो सच हो गई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आपको आदित्य L1 की जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि आपके साइंस के अंदर इतने ज्यादा टिपिकल जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से नहीं आते, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो आ जाती है, वो मैंने प्रीवियस ईयर के अंदर देखी थी। तो आपको बस बेसिक समझना है आदित्य L1 क्या चीज है। आदित्य L1 क्या है, इंडिया का पहला मिशन है जो सन को स्टडी करने के लिए बनाया था। किसके साथ, ये किसका मिशन है, इसरो का, इसरो ने लॉन्च किया था 2023 के अंदर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज समझेंगे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनल ग्राफ। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो हमारा कोरोनल मास इंजेक्शन है इसको ऑब्जर्व करता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इतना समझ आ गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली इंपॉर्टेंस हम इसकी समझेंगे कोरोनल मास इंजेक्शन की, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस तो हम समझ चुके हैं, हमारे न्यूज के अंदर है कि जो मास इंजेक्शन होता है उसकी ये प्रिडिक्शन देता है डेटा बेस्ड पे, ठीक है। तो ये जो कोरोनल मास इंजेक्शन है ये क्या चीज है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या होता है कि सन की जो सरफेस है, कोरोना जो वो इसका जो लेयर होता है वहां से एकदम लावा टाइप में ऐसे निकलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो सन, जो हमारी ये होती है सोलर जो विंड होती है, जिसकी वजह से हमें ऑरोरा देखने को मिलता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि एकदम से बहुत सारी जो फ्लेयर्स निकलती हैं इसके अंदर से, जिसकी वजह से हमारी सैटेलाइट्स वगैरह, हमारे एस्ट्रोनॉट जो स्पेस के अंदर है उनकी लाइफ थ्रेट में आ जाती है। तो इसीलिए इसकी स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्थो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, क्या पता आ जाए, ठीक है। वही सारी चीज की प्लाज्मा निकलता है सन के सरफेस से, उसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर विंड है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत लार्ज स्केल पे इरप्शन देखने को मिलता है, उसकी वजह से हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, रेडियो कम्युनिकेशन है, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस इतना, नहीं तो यूपीएससी सीएससी के अंदर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपके अंदर बस इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप आंसर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम देखते हैं एशियन बुद्धिस्ट समिट, ठीक है। इसके बारे में देखो, अब ये जो समिट हुई है ये इंडिया में पहली समिट, जो फर्स्ट समिट थी एशियन बुद्ध समिट, ये हुई है कहाँ पे, हमारी इंडिया के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अब करंट में कुछ ऐसा चल रहा है तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट एशियन बुद्ध समिट है कहाँ हुई, इंडिया में हुई, क्या थीम थी उसकी। थीम थी रोल ऑफ बुद्धा धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, रोल ऑफ बुद्धा धर्मा इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया एशिया, ठीक है। ये थी हमारी थीम। ऑर्गेनाइज किसने किया, हमारी इंडिया ने किया। पर्पस बेसिकली क्या था, डायलॉग फोस्टर करना और जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी चैलेंजेस फेस कर रही है उसको एड्रेस करना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आपके हिस्ट्री के नोट्स वगैरह हैं उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर से, ठीक है। ये हो गया हमारा एशियन बुद्धिस्ट समिट का आर्टिकल।
जो हमारा आज का लास्ट है वो क्या, डिफ्रैक्शन लिमिट। क्या चीज है, डिफ्रैक्शन लिमिट। देखो ऐसे जो टिपिकल टॉपिक्स हैं आपके सीएपीएफ के अंदर आने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आदित्य L1 क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्या मोटिव है इसका, कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आ सकती है। तो बेसिक तो पता होना चाहिए, एक एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ही जो डिफ्रैक्शन लिमिट है न्यूज़पेपर के अंदर आया था, एज सच इसके बारे में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन लिमिट एक्चुअल में होती क्या है। देखो डिफ्रैक्शन लिमिट क्या होता है, ये उस लिमिट को कहते हैं, लेट्स से एग्जांपल देखो पहले कि दो माइक्रोब्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, दो माइक्रोब्स हैं, हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, ठीक है। इस डिफ्रैक्शन लिमिट उस लिमिट को कहते हैं कि जो टेलीस्कोप है उसको अलग अलग दिखाने में सक्षम ही ना हो पाए। वो लिमिट जो इन दो माइक्रोब्स को अलग अलग दिखा ना पाए, उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन लिमिट। तो वो माइक्रोस्कोप इस लिमिट की वजह से क्या दिखाएगा, इस जो ये जो दो माइक्रोस्कोप्स हैं इनको एक ही दिखाएगा, एक कॉमन पॉइंट दिखाएगा। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन लिमिट। कि जब हमारा टेलीस्कोप फेल हो जाए किसी जीवाणु को अलग अलग दिखाने में, तो उसे उस लिमिट को क्या कहते हैं, उस लिमिट को कहते हैं डिफ्रैक्शन लिमिट। और होती किसकी वजह से है, लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करती है, इसीलिए डिफ्रैक्शन लिमिट आती है। बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साइंस में इतना नहीं आता। साइंस में टोटली एनसीईआरटी के अंदर से आता है, लेकिन करंट अफेयर से जब आता है तो बिल्कुल वो नाम पूछ लेता है आपसे, या फिर वो क्या चीज है वो पूछ लेता है। तो इसीलिए ये जो न्यूज़पेपर के अंदर था मैं आपके लिए लेके आया डिफ्रैक्शन लिमिट। तो इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।